जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ये मॉडल सेट नंबर 4 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में हम 55 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की और ब्रह्मा की। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पशुपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या टोटल कितनी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 10 से 28, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से सबसे पुराना जैन ग्रंथ किसे कहा जाता है? 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 14 पूर्व, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस युद्ध के उपरांत मुस्लिम शक्ति भारत में स्थापना हुआ? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, बिल्कुल ही सही जवाब है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी का हार हुआ था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की मदद जयचंद ने दिए थे, जिसके कारण से मोहम्मद गौरी का हार हुआ। फिर 1 साल के उपरांत और ये कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में। फिर 1 साल के उपरांत 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और इसी के साथ भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें अकबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रजिया सुल्तान की पतन का मुख्य कारण था उनका स्त्री होना। उनके हुनर में, उनके कुशलता में किसी प्रकार का कमी नहीं था, बस इतना ही था कि वह एक स्त्री थी, जिसके कारण उनका पतन हुआ था। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1239 ईस्वी तक शासन की थी। ये 3 वर्षों तक शासन की थी दिल्ली सल्तनत पर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए है एजाज ए खुसरवी, ऑप्शन नंबर बी है तारिक ए अलाई, ऑप्शन नंबर सी है खजाइन उल फुतू और ऑप्शन नंबर डी है फतवा ए जहानदारी। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फतवा ए जहानदारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8-9 प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांसीसियो ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 8-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8-9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लास्ट शॉपल की संधि 1748 बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न है आपके सामने कि कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुरु अंगद, बी है गुरु अमरदास, बी है हरगोबिंद और डी है गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल ही सही जवाब है। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ का स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अमृतसर सरोवर झील बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और इसका निर्माण सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था और इसके निर्माण के लिए अकबर ने ज़मीन दान में दिए थे, वहीं पर इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने। किसने कहा कि इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं? मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उसके ही पैसे से पढ़कर और उनके लिए कुछ नहीं किया। ये कथन किसका था? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का और गोपाल कृष्ण गोखले का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बी के साथ एओ ह्यूम बिल्कुल ही सही जवाब है। एओ ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना भी किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी और उसका अधिवेशन था वो मुंबई अधिवेशन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है आपके सामने कि 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जुलाई 1937 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है कि 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1917 में स्थापित इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एनी बेसेंट बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने और चिराग अली ने। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न है कि मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का और सतपुरा श्रेणी का। बताइए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्रायद्वीपीय खंड का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को,
सलेम को, तंजावुर को और मदुरई को। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनता है। यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो जब भी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो कानपुर को कहा जाता है, कानपुर। फिर एक प्रश्न बनता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का कानपुर का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन भारत में स्थित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गोसाईनाथ बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो 4 भाग है, हिमालय का कितने भाग है तो 4, लेकिन मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। पहला है महान हिमालय जिसको बृहद हिमालय कहा जाता है। सबसे ऊंचे ऊंचे जितने भी चोटियां हैं सभी के सभी महान हिमालय में स्थित है। उसके नीचे है मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे है उसको शिवालिक बोला जाता है। इस प्रकार से ये प्रमुख 3 हिमालय है और इसके जो महान हिमालय इसके उत्तर में स्थित है जिसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पूछा है कि लघु हिमालय किसके किसके मध्य स्थित है। तो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। ये है जो कि लघु हिमालय है, ये महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन सही नहीं है। एक तरफ है दर्रा और दूसरे तरफ है राज्य। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, कौन सा सही सुमेलन है उसको चुना है, जो गलत है उसको चुना है। तो देखिए बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम है, ये भी सही है। पाल घाट ये केरल में है, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में भोर घाट ये नहीं स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि महान हिम युग का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। महान हिम युग का संबंध किससे है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्लीस्टोसीन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हिम चीता की आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और पश्चिमी घाट में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जायज़ बात है, यहाँ पर हिम की बात की गई है, यानी जहाँ पर हिम यानी बर्फ़, जहाँ पर बर्फ़ रहता है वहीं पर ये चीता पाया जाता है, हिम चीता। तो देखिए जम्मू कश्मीर में भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में तो ये पाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फ़ पाया जाता है, तो वहाँ पर भी पाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ़ पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर भी पाया जाएगा। लेकिन पश्चिमी घाट में बर्फ़ नहीं पाया जाता है, जिसके कारण पश्चिमी घाट में हिम चीता नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका जिससे तीनों ये रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा है जो कि भारत को बीचों बीच काटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात में एंट्री करती है। पश्चिम से हम पूर्व दिशा में बता रहे हैं। गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद से त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर
भारत में गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा को कौन सी नदी है भारत की जो कि 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है, याद रखिएगा, माही नदी है जो कि खंबात के खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि माउंट एटना है, एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है और एक पठार है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? माउंट एटना क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी यह एक ज्वालामुखी का नाम है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? ब्राज़ील, यूएई, स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण यानी सोना का निर्यात करता है? तो स्विट्जरलैंड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 25वां प्रश्न का सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मलेशिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक तरफ है देश और एक तरफ है उसका शहर, जो कि पहले उस देश का राजधानी था लेकिन वर्तमान समय में उसका राजधानी चेंज हो गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ये कभी राजधानी नहीं बना था। बाकी यहाँ पर क्योटो, ये जापान का पहले राजधानी हो चुका है, और ऑकलैंड भी न्यूजीलैंड का, और कराची भी पाकिस्तान का पहले राजधानी था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति किसको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किए थे? तो देखिए, योजना आयोग का गठन हुआ था, ये 1950 में हुआ था, और इसी आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना 5-5 वर्षों के लिए लक्ष्य रखा जाता था और उतना विकास किया जाता था। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना को 2015 में समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग आया, और इस नीति आयोग का स्थापना कौन से प्रधानमंत्री किए थे? तो नरेंद्र मोदी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास कौन सा योग्यता नहीं होना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है, आयु 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके लिए 35 वर्ष आयु हाल में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ये पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि अनपढ़ गंवार कोई भी बन सकता है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसके लिए कोई योग्यता नहीं है पढ़ने लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये सही है, और देश का नागरिक हो, ये भी सही है। बस देश का नागरिक होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखना, और आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए पढ़ने लिखने के लिए किसी प्रकार का मंत्री या नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है और विधायी प्रक्रिया है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है बीवी गिरी, सी है ज्ञानी जैल सिंह और डी है एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। और ज्ञानी जैल सिंह प्रथम भारत के राष्ट्रपति सिख राष्ट्रपति बने थे, सिख। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है, एक कार्यपालिका शक्ति है और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति की क्षमा जो शक्ति है यह एक न्यायिक शक्ति है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है और डी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला जो कथन था राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 35 वर्ष, वह सही है। दूसरा कथन था कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 माह के लिए। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो 6 माह तक के वह केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा। राजीव गांधी के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा, नरसिम्हा राव के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नरसिम्हा राव के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। गर्भ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गर्भ मुद्रा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके लिए विकसित किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं महबूब उल हक है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह-अस्तित्व, बी है आर्थिक विकास एवं विदेशी का सहयोग, सी है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है। धारा मापी, विभव मापी, डायनेमो और विद्युत मोटर। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं
डायनेमो बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का, जिगर का, तंत्रिका तंत्र का और नवजात का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गुर्दे का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, लेक्टोमीटर के द्वारा, अब पोटेंशियोमीटर के द्वारा। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है हाइग्रोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है त्रिबीम में फ़ोटो लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोटोग्राफी, बी है होलोग्राफी, रेडियोग्राफी और सोनोग्राफी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 46वें प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं होलोग्राफी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फोलिक अम्ल और रेटिनॉल। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर कैल्सीफेरॉल के साथ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही सही जवाब है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में, रेटिनॉल विटामिन ए में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? इलेक्ट्रॉन, कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं न्यूट्रॉन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियॉन का मान होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? फिल्टरन के द्वारा, आशवन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, प्रभाजी आशवन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आशवन के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न आपके सामने कि नेप्थलीन की गोलियाँ समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? वाष्पन के कारण, आशवन के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, क्रिस्टलीकरण के कारण। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता के सिद्धांत के लिए और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए। तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं टोकोफेरॉल बेरी बेरी, ये गलत है। बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है और टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पीतरस में पाया जाता है, जठर ग्रंथि में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।